बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस फॉर 11th। आज हम लोग बात करेंगे कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बाद ये सेकंड चैप्टर आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी आप 9th में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और 11th क्लास में वही सब चीज़ दिया गया है। थोड़ा सा उसको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें बढ़ाए जाएंगे। तो जो बेसिकली 9th क्लास के टॉपिक रिलेटेड हैं हम लोग उसको समराइज कर लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री और बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको समझने के लिए कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है एक थोड़ा सा उसका रिव्यू ले लेते हैं और उसके बाद के वीडियोज़ में फिर हम लोग उसका जो नया टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो एटम के बारे में, चूँकि एटम के बारे में जब लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया है, जैसे मेनली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के द्वारा कि एलिमेंट जो होते हैं उनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं। तो एटम में क्या क्या होता है, जैसे उन लोगों ने तो कहा है, डाल्टन ने कहा था कि एटम इनडिविजिबल होता है और ये बात केमिकल रिएक्शन के फील्ड में सही भी है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के फील्ड में जाने पर ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एटम को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब आगे बात बढ़ने लगी कि एटम में क्या क्या होते हैं। तो एटम में क्या क्या होते हैं, इस बात को जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और उसमें सबसे मेन एक्सपेरिमेंट आपका माइकल फैराडे के द्वारा किया गया। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को जैसा हम लोग ट्यूबलाइट देखते हैं उसी टाइप का होता है। ये ट्यूब हो गया और इसके अंदर एक प्लेट लगा हुआ है, ये भी एक प्लेट लगा हुआ है। आप इसको एक को पॉजिटिव चार्ज से एक को नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर देंगे। इसमें एयर निकालने के लिए यहाँ पर एक ट्यूब लगा देता है ताकि वैक्यूम के द्वारा यहाँ पर आप एयर निकाल करके जितना लो प्रेशर देना चाहे, हाई प्रेशर देना चाहे, आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में देखा गया माइकल फैराडे के द्वारा कि जब दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, ये बेसिकली इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। जैसे सपोज कीजिए कि इसको प्लस और इसको माइनस ले लेते हैं। जब हम इसमें करंट पास करा रहे हैं तो बहुत लो टेम्परेचर पर देखा गया कि ये प्लेट कुछ ग्लो करने लगा। आपका पॉजिटिव प्लेट जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड किया गया था, ये देखा गया कि जब काफ़ी लो प्रेशर, हाई वोल्टेज, काफ़ी हाई वोल्टेज और प्रेशर आपका लो, वेरी लो प्रेशर, तो इस कंडीशन में देखा गया कि आपका ये पॉजिटिव प्लेट जो था ये ग्लो करने लगा, ये ग्लो कर रहा था, शाइनिंग किया, कुछ ग्लोइंग। तो जब भी इसको बार बार रिपीट करके देखा गया तो ये शाइनिंग कर रहा था। अब इसके बारे में दो बातें हो सकती है। जैसे आज हम लोग कोई बल्ब जलाते हैं, देखते हैं कि बल्ब जलाते हैं तो ग्लो करता है, तो उसी तरीके से ये प्लेट ग्लो किया, ये कुछ खास ग्लो नहीं कर रहा था। तो ऐसा एसेस किया गया कि यहाँ पर दो बातें हो सकती है, या तो इटसेल्फ रेडिएशन दे रहा है, लाइट दे रहा है, और नहीं तो इस पर किसी दूसरे चीज़ का लाइट आ रहा है जिसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। दो बात हो सकती है। तो इसकी चेक करने के लिए बीच में बहुत छोटे छोटे पार्टी, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट जैसे पेपर पीस मान लीजिए कि रख दिया गया बीच में, तो देखा गया कि पेपर पीस का शैडो इस साइड में बन गया, ये शैडो बन गया। तो ये साइड शैडो बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट लेफ्ट साइड से आ रहा है, यानी प्लस साइड की ओर आपका शैडो बना था। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये लाइट जो आ रहा है प्लस साइड से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है माइनस साइड यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड से आ रहा है। तो अब इसका एक कंक्लूजन हो गया कि इसमें जो रे निकल रही है, जो इसको लाइटेड कर रही है, वो रे बेसिकली आपको नेगेटिव प्लेट से निकल रही है। इसके बाद इसमें
और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जैसे फिरकी टाइप का एक व्हील लगा करके इसमें ये ब्लेड लगा दिया गया, तो इसमें देखा गया कि इसमें कुछ रोटेशन क्रिएट हो रहा है। तो रोटेशन क्रिएट होने का मतलब ये रोटेट करने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ न कुछ लाइट के साथ साथ एनर्जी जा रही है, कुछ फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण इस पर ये मूवमेंट कुछ हो रहा है। तो इससे ये पता चला कि ये कुछ न कुछ पार्टिकल्स की फ्लो है। लाइट तो जा रहा है लेकिन लाइट के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी जा रहा है, जो पार्टिकल्स इस पर प्रेशर डाल रहा है और उसी प्रेशर के कारण इसमें कुछ रोटेशन क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से उन लोगों ने, माइकल फैराडे ने कंक्लूड किया कि ये जो लाइट जा रहा है ये बेसिकली कुछ बहुत ही मासलेस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का फ्लो है, और उस फ्लो को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जनरल बात थी कि वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बात कैसे आई, तो इसके लिए इसमें देखा गया कि बीच में जैसे यहाँ पर एक साइड में आपको पॉजिटिव प्लेट प्लस प्लस लगा दिया गया, इधर माइनस माइनस लगा दिया गया, तो देखा गया कि इसमें जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो रेडिएशन आपको प्लस की ओर ऐसे मुड़ गई। नज़दीक में जब पॉजिटिव चार्ज मिला तो ये इधर मुड़ गई। तो इधर मुड़ने का मतलब क्या हुआ कि इस लाइट में ज़रूर कोई ना कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अनुसार कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्शन हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि इट सेल्फ ही पॉजिटिव का अपोजिट यानी निगेटिव है। तो इस तरीके से क्लियर हुआ कि निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं ये रेडिएशन, और इन्हीं रेडिएशन को चूँकि ये कैथोड प्लेट से निकली थी, प्लस वाले को आप एनोड बोलते हैं और इसको बोलते हैं कैथोड। तो चूँकि ये कैथोड से निकली हुई थी, डिटरमाइन हो गई कि कैथोड से निकली हुई हैं, इसीलिए इनका नाम लिखा गया कैथोड रेज। कैथोड रेज। फिर इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि प्लेट की जगह पर जो सॉलिड प्लेन प्लेट लिया गया था, बाद में इस प्लेट के जगह पर यहाँ पर एक पोरस निकाला गया, इसी में छोटे छोटे होल वाले पोरस प्लेट लगा दिया गया। तो पोरस प्लेट लगाने पर देखा गया, सेम एक्सपेरिमेंट करने पर, कि इधर तो ग्लोइंग हो ही रहा है और साथ में कुछ इधर भी लाइट आ रहा है, कुछ इधर भी स्पॉट आपके बन रहे थे। तो इसके पीछे, कैथोड के पीछे में बने आपके स्पॉट, इसका मतलब कि ये रेडिएशन जो आ रहा था आपको प्लस चार्ज की ओर से आ रहा था। तो प्लस चार्ज की ओर से आ रहा था, इसलिए उसको एनोड रेज बोला गया। और चूंकि वो स्मॉल होल को पार करके प्राप्त किया गया था, यहाँ पर जो होल थे छोटे छोटे, उनको क्रॉस करके गया हुआ था, और स्मॉल होल्स को या एक स्मॉल पासिंग वे को हम लोग कैनाल भी बोलते हैं। तो इसीलिए इनका नाम रखा गया कैनाल रेज। तो कैनाल रेज बेसिकली एनोड रेज थी, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो थी, और ये आपका कैथोड रेज तो यही आपकी निगेटिवली चार्ज की फ्लो थी। अब इसके बाद उस पर चार्ज वगैरह की बात हुई तो कुछ सिंपल आइडिया मिल गया कि एटम्स के अंदर आपको कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। फिर उनका डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपना चार्ज का, मास का और E/m का भी कैलकुलेशन किया, डिफरेंट टाइप से कैलकुलेशन करके कुछ रिजल्ट फाइंडिंग किए मैक्सिमम करेक्ट एक्यूरेसी तक, और इसके बाद उनको दिया गया डेटा के रूप में, जिसको आज भी हम लोग याद करते हैं, फैक्ट के रूप में जानते हैं, देखते हैं। अब ये जब मॉडल की बात आई कि एटम के बारे में, तो इन लोगों ने कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की बात की कि कुछ एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन और ये सब पार्टिकल्स की बात आई थी मेनली माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के एक्सपेरिमेंट के बाद। तो अब ये चीज़ जानने के बाद लोगों ने अपने अपने तरीके से एटम का मॉडल देना शुरू किया, जिसको हम लोग सिंपली एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, और इसके बारे में आप 9th में भी चर्चा कर चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला एटम के बारे में एक मॉडल दिया गया, वो मॉडल था आपका J.J. थॉम्सन मॉडल। तो थॉम्सन मॉडल में क्या कहा उन्होंने कि पूरा का पूरा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का बना होता है।
द होल एटम इज मेड अप ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो ये आपका एटम है, तो ये पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ये आपका बना हुआ है, और बीच बीच में वाटरमेलन के सीड की तरह कहीं कहीं नेगेटिव पार्टिकल्स इसमें एम्बेडेड हैं। जो नेगेटिव पार्टिकल्स, ये आपको नेगेटिव पार्टिकल्स एम्बेडेड है जहाँ तहाँ, जो पूरे के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इसलिए एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसके बारे में बता दिया कि एटम नेगेटिव होता है, स्फेरिकल शेप होता है। ये बात लगभग सही था, लेकिन अब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर है, अब बीच बीच में निगेटिव चार्ज जहाँ तहाँ हैं, और उन निगेटिव चार्ज के अरेंजमेंट के बारे में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं दिया गया। तो केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, आयन का फॉर्मेशन क्यों होता है, डिफरेंट फेनोमेनन केमिकल फेनोमेनन के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन ये रूल नहीं दे रहा था, इसलिए इस मॉडल को छोड़ दिया गया। अब इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट मॉडल डेवलप किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, जिसको आप रदरफोर्ड के अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो उस अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल को चुना। गोल्ड फॉयल को इसलिए चुना है कि गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल होता है, उसका सबसे थिनेस्ट शीट बनाया जा सकता है। तो उनका आइडिया था कि हम शीट को कम से कम थिन बनाए, ताकि उसमें रेडिएशन अगर हम अटैक कराएं तो वो कुछ क्रॉस कर सके। तो इसके बाद जब उन्होंने गोल्ड फॉयल्स का एक्सपेरिमेंट कराया, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स का फ्लो कराया, और आप जानते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होता है, तो He2+ आयंस होती हैं। हीलियम के 2+ यानी पॉजिटिव आयंस ऑफ हीलियम को ही हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। इस अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर हो जाता है 2 जो हीलियम का होता है, मास नंबर हो जाता है 4। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का जब अटैक कराया गया, तो उस अटैकिंग में 3 तरह का ऑब्जर्वेशन मिला। ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स डायरेक्टली पास कर गए, जो पार्टिकल्स थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स डायरेक्टली पास कर गए। अल्फ़ा पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट ऐसे कराया गया। यहाँ पर हम एक इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये इधर से आपका अल्फ़ा पार्टिकल्स जा रहा था, ये बहुत छोटा एरिया था, इसमें डायरेक्टली पास कर गए ज़्यादा से ज़्यादा। ये बैक हो गए, तो ऐसे गए, और ये इधर बैक हो गए। उसी तरीके से कुछ ऐसे गया, बाहर निकल गया, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डायरेक्टली पास कर गए। ये इधर से क्या दिया गया, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का अटैक कराया गया जब इस गोल्ड फॉयल पर। ये आपका गोल्ड फॉयल का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, तो इसमें पास कराया गया, तो देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली पास कर गए, कुछ डिफरेंट एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, और बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल्स रिटर्न हो गए। और बैक साइड में यहाँ पर लाइटेड, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का लेयर लगा दिया गया था, ताकि उस पर लाइट अगर जाए तो उसका स्पॉट बने, डिटेक्शन हो सके। तो अब इस सेटअप के बाद जब 3 रिजल्ट जो उनको 3 ऑब्जर्वेशन मिले, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहले ऑब्जर्वेशन मिलता है, तो ऑब्जर्वेशन में मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा पास कर गए, कुछ डिफरेंट एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ बाउंस बैक हो गए। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट में कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर का अधिकांश स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस, ये वैकेंट होता है, एम्प्टी होता है, जिसके कारण वो डायरेक्ट पास कर जाते हैं। दूसरा उन्होंने देखा कि डिफरेंट एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो ये इंडिकेट करता है कि चूंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज का एग्जिस्टेंस है, जिसके कारण लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, तो ये रिपेल हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं।
तो ये कुछ डिफरेंट एंगल से डिफ्लेक्ट होना ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर बीच में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बाद जो कुछ बाउंस बैक हो गए थे, तो बाउंसिंग बैक से ये पता चला कि बीच में कुछ एक्स्ट्रा मास भी है। एटम का टोटल मास भी कहीं सेंट्रलाइज है, क्योंकि ये मासिव पार्टिकल्स हैं और मासिव पार्टिकल्स जाकर के रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब कि उससे हेवी मास वहाँ पर उसको रोकने वाला कोई ना कोई है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि मैक्सिमम मास और पॉजिटिव चार्ज उसके एटम के सेंटर में कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है, कहीं ना कहीं लोकेटेड है, जिसका वॉल्यूम पूरे एटम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। ये वॉल्यूम 10⁻⁸ के रेंज में है, बहुत ही कम है आपको। तो इस तरीके से अब इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने एक अपना मॉडल दिया, जिसको हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। दूसरा बात बताया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड और सेंट्रलाइज इन द मिडिल ऑफ द एटम। शेप का स्फेरिकल तो बताया था। अब यहाँ पर चूंकि थॉमसन भी बता चुके थे कि ये निगेटिव न्यूट्रल होता है और इनके अनुसार बीच में पॉजिटिव चार्ज का एग्जिस्टेंस हो रहा है, तो इन्होंने न्यूट्रल बताने के लिए ये कहा कि वेरी स्मॉल निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इस बीच वाले सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहा। उसके बाद कहा कि चारों तरफ जो घूमते रहते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रिकली निगेटिव होते हैं और वो चारों तरफ से रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं इनके न्यूक्लियस के कारण, जिसके कारण टोटल चार्ज आपका न्यूट्रल हो जाता है किसी भी एटम के लिए जनरल कंडीशन में। अब ये बात जब आ गई तो इसके बाद आगे के साइंटिस्ट जब सोचने लगे तो इसमें कुछ ड्रॉबैक आया। ड्रॉबैक में मेन ड्रॉबैक क्या आया? सबसे मेन कि इन्होंने कहा था रदरफोर्ड ने कि इसमें चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही कम मास वाले निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और इन्होंने कहा कि सर्कुलर वे में घूमते हैं। तो बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार ये देखा गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो उसमें कुछ न कुछ एनर्जी का रेडिएशन होता है, लॉस होता है। और जब एनर्जी का लॉस होगा तो जो बीच में प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि बाहर से घूम रहा है और इसका एनर्जी का लॉस होगा, तो धीरे धीरे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस बढ़ते जाएगा और इसका रेडियस ऐसे छोटा होते जाएगा और रेडियस छोटा होते 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 अंत में वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। ये आपको बताया गया। यहाँ पर ई निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है और ये ऐसे घूमते घूमते अंत में ये आकर के न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी न किसी टाइम में आकर के न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे और न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे, न्यूक्लियस के पास हो जाएंगे, तो एटम का जो इतना बड़ा साइज है इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, यानी एटम अनस्टेबल हो गया। तो जब एटम अनस्टेबल हो गया इस थ्योरी के अनुसार, तो इसको क्लियर करने के लिए नील्स बोर ने अपना एक मॉडल दिया जिसको हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। तो बोर एटॉमिक मॉडल में क्या है कि उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड के मैक्सिमम थ्योरी को कि बीच में निगेटिव चार्ज होता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस वैकेंट होता है, इलेक्ट्रिकली निगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन उसमें अमेंडमेंट क्या किया कि इन्होंने जो कहा था कि डिफरेंट ऑर्बिट में अपना घूमते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो इसको कहा बोर ने कि ये सारे हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं लेकिन सर्टेन एनर्जी लेवल में करते हैं, कुछ खास ऑर्बिट में ही करते हैं ये रिवोल्यूशन। और जब किसी खास ऑर्बिट में ये रिवोल्यूशन करते हैं तो उस कंडीशन में इनका बाई इटसेल्फ इनका रेडिएशन के द्वारा एनर्जी का लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इन्होंने लिमिटेड किया कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइटेस्ट पार्टिकल्स हैं और वो रिवॉल्व करते हैं, तो उनके कारण एनर्जी का लॉस नहीं होता है, रेडिएशन नहीं होता है और वो कुछ खास एनर्जी लेवल में रहते हैं। उन एनर्जी लेवल को सेल कहा गया। सेल
SH ELL, ये सेल कहा गया। तो इस सेल में वो डिफरेंट एनर्जी लेवल है और उस एनर्जी लेवल में ये अपना रिवॉल्व करते रहते हैं। इन्हीं को बाद में ऑर्बिट भी बोला गया कि ये ऑर्बिट में, डिफरेंट ऑर्बिट में या सेल्स में अपना रिवॉल्व करते रहते हैं। तो और जब एक सेल में रहेंगे इलेक्ट्रॉन तो अपने आप वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते हैं। इसके बाद अब आगे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जाता है आता है, कैसे होगा, क्या होगा उसमें। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी इम्पोज की जाती है, अगर सराउंडिंग से उनको एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, और जब ज़्यादा होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी उस लेवल में एग्जिस्ट करने से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से एस्केप करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे से तीसरे ऑर्बिट में, ऐसे एस्केप करके जाते हैं, कंटिन्यूअसली स्लाइडिंग के द्वारा नहीं जाते हैं। और फिर जब ऊपर जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, अगर सिस्टम के द्वारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वहाँ से फिर एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो फिर कम बैक इन द प्रीवियस और लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो इनके अनुसार था कि जो एनर्जी हम लोग देते हैं, में इलेक्ट्रॉन का स्किपिंग या जंपिंग कमिंग बैक होता है, तो ये होता है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा एनर्जी को देने से या लेने से, इटसेल्फ नहीं होता है। और इस तरीके से इनका एटॉमिक मॉडल स्टेबल हो गया। अब इसके बाद उन्होंने बोर ने जो बताया था कि कितने रेडियस होना चाहिए, किस कंडीशन में ऑर्बिट लेवल किस लेवल पर होगा तो वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। उसके न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं, उसको देखेंगे। तो अभी तक का मेन फैक्ट ये हुआ कि आपका एटम के बारे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हुई। इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। एक इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब निगेटिव चार्ज, ये पाया जाता है। और इतना ये इलेक्ट्रॉन पर, और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन पर इतना ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ये पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने मास के बारे में, प्रोटॉन को सबसे पहले निकाला गया था हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, और बताया गया कि हाइड्रोजन एटम के मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होता है आपका प्रोटॉन का मास, यानी 1 यूनिट के बराबर अप्रॉक्सीमेटली होता है। वैसे देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों का मास मिला करके एक न्यूट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है लगभग 1/1840 पार्ट, 1/1840 पार्ट ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, पार्ट ऑफ MP। ये ME का वैल्यू हो गया, माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1/1840 पार्ट ऑफ MP, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन के। और इन दोनों को हम जोड़ते हैं तब हमारा न्यूट्रॉन का मास मिलता है, यानी हम लिख सकते हैं कि M न्यूट्रॉन इक्वल्स टू M प्रोटॉन प्लस M इलेक्ट्रॉन, दोनों का मास। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का मास एब्सोल्यूट में यही होता है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में इलेक्ट्रॉन का मास लगभग आप देख रहे हैं कि 2000 टाइम्स हो रहा है। और उतना मास किसी एक चीज़ के जब संख्या में बराबर है तो 2000वां हिस्सा अगर लेते हैं तो नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए जनरली हम लोग ये लेते हैं कि MP और MN को लगभग इक्वल मान लेते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में ज़्यादा मास किसका है, तो आप वहाँ बताएंगे कि ये तीनों पार्टिकल में, कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों में सबसे हेवी पार्टिकल होता है आपका न्यूट्रॉन। 2 नंबर पर आता है प्रोटॉन, और सबसे छोटा पार्टिकल होता है मास के हिसाब से
इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एटॉमिक मॉडल की बात की कि एटॉमिक मॉडल में आपका थॉमसन मॉडल था, जिन्होंने बताया कि वाटरमेलन की तरह उसका होता है शेप, स्फेरिकल शेप होता है, पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, बीच बीच में निगेटिव चार्ज इम्बेडेड होते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है। फिर रदरफोर्ड ने अपना बताया न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस, और बताया कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। फिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार वहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन आया, कुछ कंट्राडिक्शन आया, तो उसको नील्स बोर ने अपने थ्योरी के द्वारा क्लियर किया। इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब नील्स बोर ने जो बताया था कि सर्टेन एनर्जी लेवल में होते हैं, तो वो एनर्जी लेवल क्या होते हैं, उनके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होते हैं, और फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, बुक को स्टडी कीजिए, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।